वर्कशीट नंबर 4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ एन AP, देन S3 इज। तो क्योंकि ये MCQ फॉर्म में है, जल्दी से जल्दी करना है, तो सबसे इजी वे क्या होगा, मैं n की वैल्यू लेती हूँ। सो इफ आई टेक n एज 1, तो मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ वन टर्म, ठीक है, और S2 हो जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स, और S3 हो जाएगा सम ऑफ थ्री टर्म्स। हम इस तरह से ले लेंगे। तो अगर मैं S1 लेती हूँ, दैट वुड बी इक्वल टू A द फर्स्ट टर्म, D द कॉमन डिफरेंस। S2 का मतलब हो जाएगा कि मैं A प्लस D को ऐड कर रही हूँ, विच इज 2A प्लस D, और S3 करना है तो A प्लस D प्लस A प्लस 2D। तो A तीन टाइम्स 3A प्लस 3D हो गया। ठीक हो गया। तो अब मैं चेक करती हूँ, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ही लिखा हुआ है S2 माइनस S1, तो S2 कौन सा हुआ, 2A प्लस D। S3 क्या हो गया, सॉरी S1 क्या हो गया, S2 माइनस S1 था ना, S1 क्या हो गया, माइनस A। तो ये मेरे पास आ गया विच इज A प्लस D। और अगर यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास S3 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली मेरा आंसर वुड बी A पार्ट। इसको अगर हमें डिटेल में सॉल्व करना आपको चाहिए कि डिटेल सॉल्यूशन है, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बनाकर पूरा सॉल्यूशन इसका डिटेल्ड फर्स्ट वाले का भेज दूंगी, ठीक है, अपलोड कर दूंगी। अब नेक्स्ट है, इफ आई हैव टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर्स में आया भी हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। हमें कहा गया है SK, ये देखो ना, SK पूरी की लेंथ दी हुई है एज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कुलर एलिमेंट। SL की लेंथ दी हुई है 4, और KL देखो, ये KL की लेंथ दी हुई है 3, SY की लेंथ दी हुई है 11, और इसे यूज करके हमें लेंथ ऑफ KY निकालना है। तो अगर SL दिया हुआ है तो SN की लेंथ भी हो जाएगी 4, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पूरा 11 है तो ये बच जाएगा 7, अगर ये 7 है तो YM भी आ जाएगा 7, और यहाँ से अगर KL 3 है तो यहाँ से KM आ जाएगा 3। तो मेरे पास KY हो जाएगा 7 प्लस 3, 10 सेंटीमीटर। ये तो हमारा क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन कहा गया, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब। अब ये भी बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, उसका मैं सिर्फ आपको एक फेस दिखा रही हूँ, इस पे लार्जेस्ट स्फीयर हमने कार्व आउट किया है। क्यूब की साइड दी हुई है एज 7 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इस केस में क्यूब की साइड विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ द स्फीयर, और इसकी रेडियस आ जाएगी 7/2। तो क्विकली ये माइंड में कैलकुलेशंस करने के बाद क्विकली फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि स्फीयर लिखा हुआ है, मैं क्रॉस चेक भी कर लेती हूँ कि स्फीयर लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम के लिए हम इसको 7 को 7 से कैंसिल किया, 2 इंटू 2 4, और यहाँ से 11, 49 इंटू 11/3, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया ए ऑप्शन 539/8। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि दे आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, लगातार 2 साल बोर्ड में आ चुका है। अब इस तीसरे साल हैट्रिक होती है कि नहीं, इस क्वेश्चन की देखते हैं। तो हमें ये वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, और ये D है 6 और 5, ठीक है ना। तो हमें P प्लस Q की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यही हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो AC का मिड पॉइंट इज P प्लस 3 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस Q डिवाइड बाय 2। तो वही BB का मिड पॉइंट होगा, जो कि है 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 12/2, एंड 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 8/2। तो P प्लस 3 को 12 के इक्वल करना है, जिससे P की वैल्यू आ जाएगी 9। 2 प्लस Q को 8 के इक्वल करना है, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 6। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन एक तरह से हमारे एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है इस फॉर्म में भी, और मैंने इसका पहले भी क्वेश्चन डाला हुआ है जब इसको हमने प्रूफ की फॉर्म में लिखा है। तो जब भी इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, तो हम क्योंकि सिमिलैरिटी कर चुके हैं, हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो हमें लिखा हुआ है 2 कॉर्ड्स, एक है CB और यहाँ से है ED, दे इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल। फिर कुछ हमें लेंथ दी हुई है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज x सेंटीमीटर, x की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए CE और BD को ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास
इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ अभी के लिए फिलहाल के लिए जो आपने रूल यूज करना है वो यही होगा कि वी हैव ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल AC। अब ये कैसे? ठीक है, एक तो आपको दिख रहा होगा एंगल कॉमन है हमारे पास, एंगल A दोनों में कॉमन है। अब दूसरा एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। तो देखो मैंने यहाँ लिया है एंगल D और एंगल C आपस में इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलैरिटी का रूल लगा दिया, AD अपॉन AC, तो AD मेरे पास है 2 अपॉन AC 8 इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे निकालना है AB है ना, हाँ तो x निकालना तो मैं AB लूंगी, AB इज 3 अपॉन AE क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 की रेशो का मतलब है x प्लस 2 को मुझे 12 के इक्वल करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास बहुत इजीली आ जाएगी 10A पार्ट। यहाँ से हमारे पास आ गया A पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने 5 तक कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्विकली अगर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कहा है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -1 3 डिवाइडेड एट द पॉइंट। तो हमें रेशियो निकाल लिया। हाँ, ये भी क्वेश्चन MCQ में बहुत बार आया हुआ है, और देखो ये हमें रेशियो निकालने को कह रहा है, तो लेट द रेशियो भी k:1। अब आप नोट करोगे, मैं MCQ जब सॉल्व कर रही हूँ तो मैं प्रॉपरली लिखने पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करी कि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करूँ। ये हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया हुआ है 2 - 3, तो MCQ में सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर सॉल्विंग पर जाना। जितना कम टाइम MCQ को सॉल्व करने में लगेगा उतना ही कम टाइम अपने लॉन्ग आंसर्स को दे पाओगे, जो कि बहुत जरूरी है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, k:1 की रेशियो है तो मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल लेती हूँ, तो माइनस यहाँ से k इंटू 4 4k, और यहाँ से 1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 4k - 1 इज 2k प्लस 2, यहाँ से 2k आ जाएगा और यहाँ से 3k, रेशियो हमारे पास आ जाएगी 3:2, और मैं देखो सिंपली से आंसर मार्क कर दूंगी 3:2 डी पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इनको बहुत ध्यान से करना और आप इनको मानकर चलना 100%, इनमें कोई ना कोई आइडेंटिटी ही लगेगी। तो मुझे दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू P एंड Q cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब जैसे Q स्क्वायर कहा हुआ है, तो देखो यहाँ पे तो cos दे दिया, तो Q इज 1/cos थीटा, ठीक है ना, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंड थीटा, तो आपने लिखना है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अगेन कॉन्सेप्ट अलर्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर होगा +1, राइट। लेकिन अगर कभी आपके पास ऑप्शन में आ गया ना, कुछ आपने सॉल्विंग की और आपके पास आ गया tan थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो दैट आंसर विल बी -1। अब इसको याद कैसे करना है मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, इसको याद करने का वे होगा, चलो यहाँ पर तो मुझे पता है +1 आंसर है तो मैं मार्क कर देती हूँ बी बार, -1 के ऑप्शन में भी नहीं दिया हूँ, है ना। लेकिन जब कभी ऐसा -1 होगा तो +1 साथ में ऑप्शन में जरूर दिया होगा। तो आपको अल्फाबेटिकली ABCD याद है ना, तो पहले लिखेंगे ना QRST, पहले S आता है, फिर tan आता है, फिर T आता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब भी सीकेंड और tan की आइडेंटिटी लगानी है तो इस चीज को एक बार कंफर्म किया करना, दोनों का डिफरेंस सीकेंड पहले tan बाद में, डिफरेंस इज 1। तो ये बी पार्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, बोर्ड ना ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी से थोड़े से 2 साल से मुझे दिख रहा है डाल ही रहा है जिसमें ऐसा कुछ दिया होता है, तो आप भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x बार, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय m, तो x1 को x1 मतलब xi को आप हर एक ऑब्जर्वेशन को m से डिवाइड कर रहे हो, नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज्ड बाय n, तो कहते हैं हमने उसको इंक्रीज भी कर दिया n से, तो इससे मीन क्या होगा। तो मीन देखो, मीन जब भी ऑब्जर्वेशंस में हम इफेक्ट लेकर आते हैं तो मीन में वो इफेक्ट आता ही आता है, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो अगर हम जाते हैं तो मीन को भी हमने m से डिवाइड करके n कर दिया, तो हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, तो हमारा आंसर होगा ए पार्ट, ठीक है। अगर इसको मुझे करना है ना तो आप दो नंबर्स ले लो, x1 x2, इसको m से डिवाइड किया प्लस n, इसको m से डिवाइड किया प्लस n, दोनों को डिवाइड कर ऐड करके 2 करना है, तो देखो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय m प्लस 2n, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइड बाय m प्लस 2n और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम कर रहे हैं अब। तो पहले हमारे पास क्या था,
x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ये था ना हमारे पास, ठीक है ना। और x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 वाज मीन, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे इसे प्रूव करना है ना, तो आप दो नंबर्स को ले लो, यहाँ से x बार, ये हमें x बार दिया, तो देखो यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर को इसके साथ लगाती हूँ, x1 प्लस x2 बाय 2m आ जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा, 2n बाय 2, ठीक है ना। तो अब देखो x1 प्लस x2 बाय 2 को आप कह चुके हो x बार बाय m, और 2n बाय 2n, देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल फिर से जस्टिफाई हो गया। तो सबसे इजी वे होता है वहां बैठकर कंफ्यूज मत होना, आप कोई भी रैंडमली 2-3 नंबर्स लो, उनको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी वे है, और इसको ये सब्जेक्टिव में आया था। अभी हमें ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि इस तरह से हमने एक ट्राइंगल ऐसे लिया है, एक इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है, इनकी टॉप को दूसरे के बॉटम से, दूसरे के लोएस्ट पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज गिवन एज बी, दिस इज गिवन एज ए, दिस इज गिवन एज डी, दिस इज गिवन एज सी, और ये पी और क्यू दिया हुआ है, और कुछ चीजें हमें प्रूव करनी है। तो इसमें अगर हम चलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो ए बी की लेंथ दी है x, पी क्यू की लेंथ दी है z, और सी डी की लेंथ दी है y। तो वैल्यू ऑफ z निकालनी है, तो हमेशा इसमें हमने क्या करना होता है, आप जो ये बेस ए क्यू और सी क्यू लिया ना, बहुत ईजी होगा, इसको ए और बी ले लो। ए क्यू को लिया है ए आपने यहाँ पर, और सी क्यू को लिया है बी। तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल टेक ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू सी, ठीक है ना। ये आप देख लोगे, बहुत इजी वे से आपका ये प्रूव हो जाएगा। इन द सेम वे, तो अगर हमने यहाँ पे लिया है तो बी ए एक्स, और पी क्यू हमने लिया है जेड, इज इक्वल टू ए, यहाँ से देखो अगर मुझे चाहिए ट्राइंगल बी ए सी, तो मैं ए सी लूंगी, है ना। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और पी क्यू सी में ये आ जाएगा बी, तो हमारी ये आ गई। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो हमारे पास आ जाएगा वाई अपॉन जेड, ये आ गया वाई अपॉन जेड यहाँ से, और ये देखो पूरा सी ए विच इज ए प्लस बी अपॉन यहाँ से ए, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो ये ट्राइंगल जो मैंने लिया है ये, और ये आपस में सिमिलर होंगे, और मैंने ये वाली सिमिलैरिटी रूल लगा लिया। अब देखो मुझे ए और बी को हटाना है, तो देखो मैं यहाँ से लिखती हूँ z बाय एक्स इज इक्वल टू बी ए प्लस बी, और यहाँ पर भी z बाय वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। दोनों को ऐड कर लिया, तो आपके पास देखो यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, z बाय एक्स प्लस z बाय वाई इक्वल टू, यहाँ से दोनों के देखो डिनोमिनेटर सेम है, इस टर्म के और इस टर्म के डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे आ जाएगा a प्लस बी, और ऊपर भी आएगा b प्लस ए, तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाता है z अपॉन वाई, z अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब कुछ इसमें इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू निकालनी है, z कॉमन लेके एलसीएम x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई 1, तो z आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है, देखिए यहाँ से आएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, बी पार्ट। और इसके बाद भी हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज पे इसी वर्कशीट का नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, बैग कंटेन्स 5 रेड balls and some blue balls, let the blue balls be x, so probability of drawing a blue ball from a bag is double that of drawing a red ball। तो blue balls की probability को मैं लिख लूंगी x अपॉन x प्लस 5, और रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को लिख लूंगी 5 अपॉन x प्लस 5। तो x प्लस 5 कैंसिल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कहा है तो 10, टोटल बॉल्स कहा जाएगा तो 15। देखो 10 और 15 दोनों कहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ब्लू बॉल्स की बात हो रही है, तो मेरा आंसर होगा बी 10। अब नेक्स्ट आते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है इस वर्कशीट में। अब हमें लिखा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो इसमें लिखा है p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू and q is equal to a raised to power 4 b5, a b being prime numbers, then LCM of pq। तो जब LCM of pq हमें दिया हुआ है a raised to power 4 हाईएस्ट पावर ली, और हमने यहाँ पर b5, तो ये LCM आ गया, assertion बिल्कुल ट्रू है हमारा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM of 2 or more given numbers is lowest or smallest of their common multiple। तो ये कुछ बात सही नहीं लगी, क्योंकि वो लोएस्ट स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल नहीं होता, लोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है 11th का, लोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स, राइट। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, इसका उसने डेफिनेशन दे दिया कि हमारे सारे कॉमन मल्टीपल्स में जो लोएस्ट और स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वही एलसीएम होता है, ठीक है बिल्कुल। तो रीजनिंग भी हमारी बिल्कुल ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम मार्क कर देंगे ए, बिकॉज हमने लोएस्ट मल्टीपल निकाला है, हमने ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 5 लोएस्ट मल्टीपल निकाला है।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आई थिंक मुझे बताया गया तो थोड़ी सी करेक्शन करनी है। करेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ नंबर 398, 396 है ना, इसको आप लोग 398 क्लियर कर लेना। दिस इज अ माइनर एरर इन द वर्कशीट। तो विच विल डिवाइड 398, यहाँ लिखा है विच विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। तो 398 को डिवाइड करके रिमाइंडर 7 आता है, 436 को डिवाइड करके रिमाइंडर 11 आ रहा है, 542 को डिवाइड करके रिमाइंडर 15 आ रहा है। तो जो डिवाइड करेगा वो नंबर इनसे छोटा होगा। तो जब हम छोटे नंबर को देखते हैं तो हमें HCF निकालना है, हमें फैक्टर निकालना है, हमें मल्टीपल निकालना है कि जो इन नंबर्स को डिवाइड करे। किसको डिवाइड करे, 391, 425 और यहाँ से आ जाएगा 527। अब इन सबके मुझे फैक्टर्स निकालने होंगे। अच्छा 391 नहीं समझ में आता किसका मल्टीपल है, तो सबसे इजी नंबर होता है ना तीनों में, और पॉसिबिलिटी होती है कभी कभी कोई एक नंबर इवन दिया होता है, अब उसको फैक्टराइज करना शुरू करो। जैसे यहाँ पर मुझे 5 दिख रहा है ना, तो नंबर एंडिंग इन 5 का मुझे पता है 5 का मल्टीपल है, तो मैं इसको, इजी हो गया, 85 हो गया। अब मैं इसको फिर से 5 से डिवाइड करूंगी 17। तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो प्राइम नंबर आ गया वो 17 है, तो मैं कोशिश करती हूँ 17 से सबको डिवाइड करने का, 2 जा एंड देन 3 जा। देखो ये कोशिश भी अगर मैं करती इस नंबर को फैक्टराइज करने की तो बहुत टाइम लग जाता। तो सबसे इजी वे आउट क्या होता है कि आप जो सबसे तीनों में इजी नंबर है पहले उसको फैक्टराइज करो। अभी 527 अगेन आई कैन नॉट सी एनी कनेक्शन, तो मैं सबसे पहले इसको 17 से डिवाइड करती हूँ, तो 17 3 जा और फिर 17 1 जा। देखो फिर से अगर मैं सोचती भी रहती तो मुझसे ये फैक्टराइज इजीली नहीं होता, क्योंकि मुझे 17 तक चेक करना पड़ता, राइट। पहले मैं इन बिटवीन 7 से चेक करती, 11 का तो डिविजिबिलिटी टेस्ट है अपने पास, पर 13 से भी चेक करती। थोड़ा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम सेव करेंगे, तो मेरे पास 17 आ गया। इन तीनों का कॉमन फैक्टर इज 17, तो लार्जेस्ट नंबर जो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा वो होगा 17, दैट इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। द नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्वेश्चन मुश्किल है, पर पेपर में आया ना एक बार कंफ्यूज होकर हम जरूर सोचते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। तो उसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम, ये हमें 10 नंबर दिए हैं, इन 10 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट किया तो मुझे बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनकी एवरेज आएगी। तो जब ये वर्ड एवरेज मेंशन किया होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें सिंपल मीन निकालना है। तो सिंपल मीन का मतलब है इन सबको ऐड करूंगी, तो 4 बार 4 है 16, 3 बार 3 है तो 9, 2 बार 2 है तो 4 और एक 1, डिवाइड बाय 10 करेंगे 25 और यह आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 10 विच इज 3। तो इनकी एवरेज तो 3 आ गई। तो 3 कितनी बार इसमें अकर किया है, 10 में से कोई भी नंबर उठा सकती हूँ 10, लेकिन 3 आए तो वो 3 केसेस होंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। नेक्स्ट हमारा tan अल्फा n tan बीटा। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप प्रे ही करो कि पेपर में ना ही आए, ठीक है। ये नहीं कि मतलब पर्सनली होता ना कि क्वेश्चन पसंद नहीं है, तो वैसा वाला क्वेश्चन है। साइन अल्फा इज इक्वल टू m साइन बीटा। तो इसको आज बस सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। प्रूव करना है cos स्क्वायर अल्फा इज m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1। तो पहली बात तो मुझे यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन अल्फा, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू n साइन बीटा बाय n cos बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है m साइन बीटा, तो m साइन बीटा पुट किया अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू n साइन बीटा, यहाँ पर दिया हुआ है मुझे, तो यह आ गया साइन बीटा अपॉन n cos बीटा, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको कैंसिल कर दिया साइन बीटा को, क्योंकि हमें गिवन था। तो अब मेरे पास जो आता है वो है cos अल्फा, है ना, और cos बीटा भी दिया हुआ है इसमें, राइट। तो यहां से मेरे पास आता है cos बीटा यहाँ पर, तो ये है m और ये n और n भी कैंसिल हो गया, राइट। मैंने गलती की, यहाँ पे n नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर ये n नहीं लिखा जाएगा, n ऊपर ही आएगा, तो n यहाँ पर नहीं है, तो ये है n साइन बीटा अपॉन cos बीटा, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल बनकर आया ना वो ये है cos अल्फा इज इक्वल टू n अपॉन cos बीटा। चलिए अब इसको आगे प्रूफ करते हैं। देखो मुझे cos स्क्वायर अल्फा तो अपने प्रूफ में चाहिए, cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए।
ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मैं यहाँ पर कॉस बीटा की वैल्यू निकालती हूँ, जो आएगा, देखो कॉस बीटा यहाँ गया, एम यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा n बाय एम, और कॉस अल्फा गया न्यूमरेटर, तो ये कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो मुझे दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू एम साइन बीटा, तो बाकी सबको इरेज कर देती हूँ, बस ये रूल जो मैंने फाइनली कॉस बीटा की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, मैं उसे याद रखूंगी। अब साइन को कॉस में चेंज करना है, तो मैं करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, साइन स्क्वायर अल्फा इज एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के बाद यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, एम स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, देखो अब आ गया ना, कॉस बीटा की जगह मैंने पुट कर दिया, कॉस बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी n बाय m कॉस अल्फा, और यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो गया। तो देखो अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज मल्टीप्लाई कर दिया m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। हाँ, कुछ कुछ मेरे पास जो चीज है वैसी आनी शुरू हो गई, तो बड़े आराम से यहाँ पर लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर देख पा रहे हो तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया गेटिंग द टर्म्स ऑफ एन कॉस स्क्वायर टुगेदर, तो इसको प्लस में यहाँ लिख लेते हैं, है ना, यही कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ ले आती हूँ 1 माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया 1 माइनस एन स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर। तो अगर थोड़ा सा भी हमने ठीक से इसको पढ़ा है, अगर अब तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। अरे उसकी मुझे तो एम स्क्वायर माइनस 1 में चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से, तो ये आ गया माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1, नीचे से भी माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, हेंस जो हमें चाहिए था हमने वो प्रूव कर दिया। 3 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल आराम से करना है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से करने वाली बात है। मैं फिर भी कहूंगी कि क्वेश्चन पेपर में नहीं आए, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हाट रेशियो, चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग। तो जब भी रेशियो निकालने की बात आती है तो हम हमेशा रेशियो को सपोज करेंगे, लेट द रेशियो भी k:1, पॉइंट P ले लेंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ k, ठीक है ना। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, तो डिटेल पूरा स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखना क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। फिर हमें पता है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बहुत जरूरी चीज जो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है, जब आपने इसको माइनस लिया, एलसीएम लिया, तो ये माइनस 9k माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, बहुत ध्यान रखना है इसको। ऐसे ही जब k प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 2, ये पूरी टर्म k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2k माइनस 2। तो यहाँ से हम करेंगे माइनस, देखो यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस k माइनस 2k माइनस 3k, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 इज प्लस 2, तो बिल्कुल ठीक आ गया, 2 इज इक्वल टू 3k, या k की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो है 2:3, सो द रेशियो विल बी 2:3। और ये चीज का हमने बहुत ध्यान रखना है कि रेशियो 2:3 आई है, 3:2 मत बना देना। हमें आगे इसने कोऑर्डिनेट पॉइंट का नहीं पूछा तो हम नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, फिगर भी थोड़ी सी अजीब बनती है, तो मैं जो आपको इसका प्रूफ बताऊंगी वो थोड़ी इंस्पेक्शन के साथ, मतलब थोड़ा इसको एलैबोरेट करने का टाइम मुझे इस पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो इसमें मुझे दिया हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो ये ना एक रूल किया करते थे पहले कि जब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है तो बी डी स्क्वायर इज ए डी इंटू सी डी, ठीक है ना। तो ये 3 ट्राइंगल्स जो होते हैं ना, ये 2 छोटे और ये बड़ा, आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। तो ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं फिर कहूंगी कि अगर इसकी प्रॉपर आपको वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो डी से हमने बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एम, और डी से हमने एबी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एम, ठीक है। नाउ हमें ये सब प्रूव करना है। तो पहली बात तो देखो, जो आपस में ये राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, तो कुछ एंगल्स इक्वल होंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो देखो ये हमारा राइट एंगल है, यहां से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
तो ये राइट एंगल आया। तो ये दो ट्राइंगल्स मैं आपस में कहती हूँ ना, कौन सा, ट्राइंगल ABD सिमिलर। अब मैं इसका दूसरा नाम जो लिखूंगी ना, ABD सिमिलर टू BDC, ABD सिमिलर टू BDC, सिमिलर टू BDC। इसका मतलब मैं कह रही हूँ ये एंगल X इसके इक्वल होता है, ये एंगल Y इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रूफ है अलग से करने वाला, तो यहाँ पर ये हमने ले लिया। अब आप देखोगे हमारे पास जो छोटा ट्राइंगल है, ये देखो BDC है ना, BDC में भी DM परपेंडिकुलर है, तो जो ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, दिस इज Y, और जो ये एंगल है वो इसके इक्वल होगा, दिस इज X। ऐसे ही हम ABD में आ जाएंगे, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो है वो X के इक्वल होगा, और ये जो एंगल है ये Y के इक्वल होगा। इसका पूरा डिटेल वीडियो अलग से मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, इफ यू लेट मी नो। अदरवाइज इस क्वेश्चन को बस समझने की जरूरत है। फिर उसने मुझे DM स्क्वायर कहा है, तो मैं ये दो ट्राइंगल्स लूंगी, तो मेरा सिमिलैरिटी रूल होगा ट्राइंगल DMB, DMB इज सिमिलर, क्योंकि मैंने D लिखा है Y, तो यहां से आ जाएगा CMD, ट्राइंगल CMD। अब इसमें हम सिमिलैरिटी वाली रेशियो साइड्स की निकालेंगे, DM अपॉन CM इज इक्वल टू, यहाँ से BM, और देखो यहाँ से आ गया DM, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DM स्क्वायर तो हमारे पास बनकर आ गया, पर यहाँ आता है CM जो MC हो गया, बिल्कुल चाहिए हमें, पर BM दे दिया, हमें तो DN चाहिए था। तो अपनी फिगर में लोकेट करते हैं, ये BM हमारे पास आया है और ये DN, तो क्या BM DN में कोई रिलेशनशिप देख पा रहे हो? तो DN इसमें रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड होगी, ठीक है, तो BM की जगह हम डाल देंगे यहाँ पर DN, बिकॉज हमारे पास जो ये NBMD है ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो BM की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा DN, तो DM स्क्वायर इज इक्वल टू MC इंटू DN। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सॉरी, तो सेकंड पार्ट के लिए ना मैं आपको कहूंगी, मैं आपको सिर्फ ट्राइंगल्स लिख दूंगी, मैं कहूंगी कि प्लीज प्रूव करो, फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डू लेट मी नो। अब क्योंकि DN स्क्वायर कहा गया है ना, तो आपको ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल AND सिमिलर, AND सिमिलर, देखो X है यहाँ पर, DNB, तो अगर आप ये वाली सिमिलैरिटी रेशियो लोगे तो हमारे पास बिल्कुल ये प्रूव होकर आ जाएगा। तो हेंस क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 17 जीरोस की बात करता है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर्स के लिए, क्योंकि ये और भी क्यों इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है इसमें, इस वर्कशीट में, क्योंकि जो हमें पॉलिनोमियल दिया है ना, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, लेकिन ये इल्यूजन से क्रिएट करता है कि फैक्टराइज हो जाएगा। तो आप 7 और 2 को देखते हो, आपको लगता है 14, अच्छा 5 मतलब 7 माइनस 2, लेकिन ध्यान रखो आपको एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस, मतलब -7 + 2 लेना होगा, तब तो -5 आएगा, लेकिन -7 × 2 करोगे तो -14, और यहाँ तो +14 आता है, तो ये पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल नहीं है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला मेथड से ही चलना होगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की जीरोस आर 2α + 5 एंड 2β + 5। इसकी जीरोस है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a 5/2, अल्फा बीटा विल बी 7/2। तो हम लिखेंगे 2α + 5 जो रिक्वायर्ड सम है हमें, ठीक है, 2α + 5 2β + 5, तो 2 × अल्फा प्लस बीटा which is 5/2 + 5, तो ये कैंसिल हो गया, सम ऑफ जीरोस रिक्वायर्ड हो गया 10। प्रोडक्ट में जरा ध्यान रखना, 2α + 5 2β + 5, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4α बीटा प्लस 10β प्लस 10α प्लस 25। 4α बीटा का मतलब है 4 × 7/2, 10 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज 5/2, और यहाँ से आ गया 25, तो ये हो गया 2 14, ये हो गया 5 25 और 25, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लिखेंगे k × x² माइनस सम, प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखना, चाहे 2 मार्क्स में भी हो, माइनस सम विच इज 10x प्लस प्रोडक्ट प्लस 64 वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, बहुत जरूरी है, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, तो क्वेश्चन नंबर 18 के फिगर इसके नेक्स्ट पेज पर है, पर यहाँ पर ये क्या कह रहा है देखते हैं। इतना सा पढ़कर हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, जिसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा एक ट्राइंगल बनाकर मैं नेक्स्ट पेज लगाती हूँ, जिसमें हमें दिया है ट्राइंगल ABC
इज राइट एंगल्ड एट बी। वेरी गुड। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है एबीसी। तो हमने अब लगा ली ये वाली नेक्स्ट पेज जिसमें ए बी दिया हुआ है। अच्छा, ऐसे हमें ये सेक्टर्स दिए हुए हैं। ओके फाइन। ए बी की लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। और बीसी ऐसे हमने 7 सेंटीमीटर के सेक्टर्स कट किए हुए हैं, राइट। तो ये पॉइंट दिया हुआ है ई, ये दिया हुआ है एफ, यहाँ पर दिया हुआ है जी, यहाँ पर दिया हुआ है एच, यहाँ पर दिया है आई, और ये दिया हुआ है जे, और इसको शेड कर दिया। तो उसने कहा है फाइंड द एरिया। अब क्योंकि एंगल्स मेंशन नहीं है, 90 डिग्री तो मुझे पता है, ठीक है एंगल है मेरे पास, बाकी एंगल्स मेंशन नहीं है। तो आपने लिखा होगा कि देखो सबकी रेडियस तो 7 और 7 है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट एंगल एबीसी ले लिया। तो इस वाले सेक्टर का पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो हाफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल ए, तो पाई आर स्क्वायर ए बाई 360 माइनस पाई आर स्क्वायर बी बाई 360 माइनस पाई आर स्क्वायर सी बाय 360। तो कुछ ऐसे करके हाफ इंटू ए बी हमें दिया हुआ है एज 24 और ए बी सी दिया हुआ है 24, ए बी दिया हुआ है 14, हाफ इंटू 14 इंटू 24 माइनस पाई, रेडियस हमें दी हुई है 7, 7 स्क्वायर बाय 360, फिर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब क्योंकि ये एंगल्स हैं ट्राइंगल के, सम एंगल प्रॉपर्टी लगा लेंगे विच इज 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 2 आ गया। अब मैं इसमें सॉल्व करती हूँ, 22/7, 7 इंटू 7 और नीचे 2 है, यहाँ से 11 और ये कट जाएगा, 1177 है। तो 7 इंटू 24 माइनस 77। तो 7 इंटू 24 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 28 टू कैरी 168 माइनस 77, जो कि आंसर आएगा यहाँ से 116 में 7 निकालेंगे 9। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 91 स्क्वायर सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अच्छा, अब ना ये क्वेश्चन में कभी नहीं दिखता है यहाँ पे पेरीमीटर का हुआ शेडेड पोर्शन का, है ना। तो पेरीमीटर निकालने के लिए शेडेड पोर्शन का मैं इस चीज में आई नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। तो AC जो है वो हमारे पास आ जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। अब ये रियलाइज करोगे यहाँ पर देखकर कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा हमारे पास क्वेश्चन है वैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 7 आ गया और सबके लिए है, ये मत सोचना पेपर मुश्किल है, पेपर सबके लिए मुश्किल होगा। तो ये आ गया AC की लेंथ। तो जब पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी। लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर थीटा बाय 360 होता है ना। तो 2 पाई आर ए बाय 360 प्लस 2 पाई आर बी बाय 360 प्लस 2 पाई आर सी बाय 360। ये मत सोचना कि CBSE ऐसा वियर्ड सा क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा सा नहीं डालती। 22-23 में रिकॉर्ड है, बेसिक के पेपर में बहुत ही वियर्ड सेक्टर्स और सेगमेंट्स में क्वेश्चन था। वो फ्लावर रेड, येलो फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स देख सकते हो। तो वहां पर भी ऐसा वियर्ड ही था और CBSE ने उसी पे मार्किंग की हुई थी और कहा था कि इन बिटवीन में अगर किसी ने जैसे यहाँ पर 772 भी रखा है ना तो इट्स फाइन, इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये A प्लस बी प्लस सी अगेन ये हमारा 180 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हो गया। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 22/7 इंटू 7 इंटू 1/2। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई एज 20, ये तीनों लेंथ ऑफ आर्क हो गई 22 सेंटीमीटर। अब देखो 7 की रेडियस यहाँ लगी थी, 7 की रेडियस यहाँ पर, तो ENF एक ही पॉइंट है वर्चुअली जो हमें समझना है। तो AB में और कोई नहीं आएगा। टोटल लेंथ BC की 24 थी, 7 यहाँ गया, 7 यहाँ गया, प्लस 10 हो गया। अब आएंगे AC में, AC में 7 यहाँ गया, 7 यहाँ गया, तो ये आ जाएगा √772 माइनस 14। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख दूं यहाँ पर, तो हमने प्लस 10 तो किया था ना, 22 लेंथ ऑफ आर्क थी तीनों की, 10 जो हमने BC को ऐड किया है, और ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 772 माइनस 14। 32 माइनस 14 इज 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 772। तो अगर आप क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ के आते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगी इतना सा हम लोग काम कर सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 772 इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो मुझे पता लग रहा है कि देखो मल्टीपल ऑफ 4 तो है ही, तो 4 इंटू
77, तो आई रिमेम्बर 18 4 जा 72 होता है, 19 76 होता है, तो ये 19 से जाएगा 76 और ये 3 आ जाएगा, 193 आ गया, 4 into 193। अब आई नीड टू फैक्टराइज 193, इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी, तो 772 हो जाता है 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 193, और ये प्लस करेंगे, इतना सा काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना लेंथ छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी टाइम है कि नहीं हमें अप्रोक्सीमेट करना है तो आप कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहा गया है 2 brands of chocolates are available in packs of 120 and 45 respectively. I need to buy an equal number of chocolates of both kinds. What is the least number of boxes of each kind I would need to buy? तो दोनों ब्रांड्स की ना, ब्रांड ए ब्रांड बी की, मुझे इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय करनी है। ओके, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय करनी है तो इसका मतलब मुझे इन दोनों का क्या निकालना होगा, एलसीएम, है ना। 120 एंड 45 का मुझे एलसीएम निकालना है, बिकॉज आई नीड टू बाय इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ, ठीक है ना। एक ब्रांड के बॉक्स में, मतलब वन बॉक्स हैज 120 पीसेस और यहाँ पर भी वन बॉक्स हैज 45 पीसेस, तो ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स के लिए मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए इसे फैक्टराइज करेंगे। 45 होता है 9 into 5, 3 स्क्वायर into 5, और यहाँ से ये होता है 12 into 10, 2 स्क्वायर into 3 into 2 into 5, तो एलसीएम में आ जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 8 into 9 into 5, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आएगा 360, तो मुझे दोनों की 360 चॉकलेट्स बाय करनी चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो बाय करनी है वो 360 है, लेकिन बॉक्सेस कितने बाय होंगे? फॉर ब्रांड ए आई विल बाय 3 बॉक्सेस एंड फॉर ब्रांड बी 360 बाय 45, 360 बाय 120, ब्रांड ए के 3 बॉक्सेस ऑफ ए, और ब्रांड बी 360 बाय 45 विच इज 8 बॉक्सेस ऑफ बी मुझे बाय करने। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वहां पेपर में अगर आएगा तो हम सोच कर सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं हम ब्लाइंडली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कहा जाता है a piece of cloth cost rupees 200. Piece was 5 meter longer, each meter of cloth too less, the cost of the piece would have remained unchanged. तो इसको सॉल्व करने का देखो, उसने कहा है how long is the piece, तो लेंथ को ले लेते हैं as x मीटर एंड ओरिजिनल रेट, तो ओरिजिनल रेट पर मीटर को मैं ले लेती हूँ ₹1, राइट। तो एक्स वाई हो गया 200 के इक्वल। उसने कहा ईच मीटर ऑफ कॉस्ट क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, कि रेट ₹2 कम हो गया, और ईच पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, तो ये x प्लस 5 हो गया, तब भी कॉस्ट 200 ही होती। तो इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 5y माइनस 10 इज 200, 200 कैंसल। अब मैं x की जगह यहाँ पर माइनस 2x दिया हुआ है, x की जगह लिख देती हूँ 200 बाय y प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। दोनों ही निकालने ना, लॉन्ग लेंथ भी निकालनी है, रेट भी निकालना, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 400 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0, 5 कॉमन लिया तो y स्क्वायर माइनस 2y, 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 80, माइनस 80 इक्वल टू 0, फैक्टर्स करने में कितने आसान है, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 8y माइनस 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे स्पीड अप करते हुए मैं आंसर लिख रही हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी 10, दैट मीन्स द ओरिजिनल रेट पर मीटर इज 10, ठीक है। तो ₹10 पर मीटर पर वो मुझे क्लॉथ मिल रहा है। अब मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ x, तो y की वैल्यू 10 पुट की तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, सो वी आर बाइंग 20 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ एट ₹10 पर मीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 नाउ, 21 में सॉल्व करना है हमें। इसमें लिखा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये हमें थ्योरम दी हुई है, तो हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की थ्योरम है, आई थिंक ये सबको आती होगी, इसको प्रूव करना है। तो ये टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे सेंटर से, यहाँ से रेडियस को ले लेंगे हम लोग, और फिर हम ये ट्रायंगल लेंगे, रेडियस इक्वल 90 डिग्री एंगल, और ये साइड कॉमन RHS से प्रूव हो जाएगा, हेंस द टेंजेंट्स आर इक्वल। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला है जो इसमें दिया हुआ है,
और 5 मार्क्स में बीपीटी की जगह ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमें, ठीक है ना। 2 ही थ्योरम्स है अच्छी तरह से जो करने वाली, ये भी आ सकती है। इफ टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, बिल्कुल, पीए एंड पीबी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो इस रिजल्ट को कहते हैं आगे यूज करो, और ये टेंजेंट पीए और पीबी हमने ड्रॉ की है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल एपीबी, ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। तो प्रूव करना है सेंटर ओ ओपी, इसको ज्वाइन कर दिया, OP इज इक्वल टू 2AP। अच्छा, वेरी गुड। तो हमने एंगल APB लिया है 120। तो पीछे आप यूज प्रूव कर चुके हो कि ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। तो ये पूरा अगर एंगल 120 है तो ये 60 और 60 हो गया, ये रेडियस हो गई, ठीक है। और ये AP और 2, हाँ, तो अब मैं क्या करूंगी, अगर ये 60 है तो ये एंगल, ये तो एंगल 90 है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये कितना है, ये आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब मुझे क्योंकि AP और OP में रिलेशन चाहिए तो मैं साइन 30 यूज करती हूँ। ट्रायंगल AOP में साइन 30 विल बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड AP अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है विच इज OP साइन 30 1/2 AP अपॉन OP। देखो बिल्कुल अच्छे से मेरा क्वेश्चन बहुत नीटली स्मूथली प्रूव हो गया दैट AP इज इक्वल टू 2, OP इज इक्वल टू 2AP। नेक्स्ट है टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। हाँ जी, इसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ी कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। मुझे दी हुई है ऑब्जर्वेशंस एज 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200 एंड 200 to 240। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 7, P, 12, Q एंड 9। तो पहले तो सिर्फ क्लास मार्क्स निकालने हैं, तो यहाँ से 20, यहाँ से आ जाएगा प्लस 40 करेंगे 60, प्लस 40 करेंगे 100, प्लस 40 करेंगे 140, 180 एंड 220। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ 80 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 420। देखो जो ये हमारी वेरिएबल्स वाली टर्म होती है ना, मैं इसको हमेशा अलग लिखती हूँ, क्योंकि कभी कभी टेंडेंसी क्या होती है कि हम इसको साथ में ही ऐड कर देते हैं नंबर्स के, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब 140 इंटू 12 करेंगे, 12 4 48, 4 1680 आ जाएगा। तो ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये आ गया 1680, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। 220 इंटू 9 करना है, ठीक है ना, तो 1980। तो यहाँ पर सिग्मा FI हम लोग निकालेंगे। सिग्मा FI के लिए यहाँ पर आएगा 100P प्लस 180Q। तो इन सबको ऐड किया 0, 10, 18, 18, 26, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 2 और ये 4। तो ये मेरे पास सिग्मा FI XI आ गया। अब सिग्मा FI निकालना है। सिग्मा FI दिया है 11, 11 और 12 कितना होता है 23, 23 और 9 कितना होता है 32। तो दिस इज 32 प्लस P प्लस Q। P प्लस Q क्योंकि सम 50 दिया हुआ है तो P प्लस Q की वैल्यू आ जाएगी 18। अब मैं करती हूँ, मीन इज 132, 4160 प्लस 100P प्लस 180Q अपॉन सिग्मा FI। देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 50 ले लूंगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अब आपके सिर पे छोड़ती हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट होता है, मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगी, आप खुद कैलकुलेशंस करो इसमें, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, P और Q में एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद P एंड Q की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके P एंड Q की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी है, जो हमारे पास आएगा P की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 8। दिस वुड बी द फाइनल आंसर, बट ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, यहाँ पर आप कर खुद सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता, तो प्लीज डू लेट मी नो। अब आते हैं P की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 8 है इसमें। तो अब आते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, K visited her uncle's house from a point P where K was standing a bus and building in a straight line as shown in the figure। अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन बिल्कुल हमारी नेक्स्ट वाली उसमें है, तो हम लोग उसको भी अपलोड कर लेते हैं। रुको, मैंने ये अपलोड कर लिया। तो इसमें लिखा है K visited her uncle's house from a point P where K is standing। P यहाँ पर है, तो K is standing, तो देयर वाज अ बस एंड बिल्डिंग वर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बस है, ये बिल्डिंग है, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है बस से उसका, जहाँ पे K है, दैट इज 25 meters। डिस्टेंस बिटवीन K एंड द बस इज ट्वाइस एज मच एज द हाइट ऑफ द बस। डिस्टेंस बिटवीन K एंड बस,
ये k है, यहाँ पर जो k है, और ये बस, इसका डिस्टेंस इज ट्वाइस एज द हाइट ऑफ द बस। तो हाइट ऑफ द बस जो है उस डिस्टेंस का, ठीक है ना, डिस्टेंस जो है वो हाइट का हाफ है, का ट्वाइस है। तो हाइट ऑफ द बस कितनी हो जाएगी? 12.5 मीटर्स, ठीक है ना। और उसने एंड में लास्ट में उसने मेंशन भी कर दिया फाइंड द हाइट ऑफ बस, तो वो मेरे पास आ गई 12.5 मीटर्स। नेक्स्ट में कहा है इफ द हाइट इज 12.5 मीटर्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से दिस इज 25, बस की हाइट निकाली है। तो देखो ना, यहाँ पर ये जो रेशो है इन दो साइड्स में, दैट इज गिवन एज डबल, राइट। देखिए, तो हमें सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे बस की हाइट तो मैंने 12.5 निकाल ली, लेकिन इसके साथ मैं बिल्डिंग की हाइट नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये लेंथ भी नहीं पता और ना ही फर्दर रेशियो दी हुई। तो उसके बाद देखो थर्ड पार्ट में लिखना है, लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द ऑफ के फ्रॉम द बिल्डिंग इज 12 टाइम्स द हाइट ऑफ बस। डिस्टेंस ऑफ के यहाँ पर था फ्रॉम द बिल्डिंग, तो यहाँ से इज 12 टाइम्स द हाइट ऑफ बस। हाइट ऑफ बस था 12, तो यहाँ से जो उसका डिस्टेंस है दैट इज 12.5 इंटू 12 करेंगे, तो ये आ जाएगा 120। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 25 इंटू 6 हो जाएगा, विच इज 150 मीटर्स, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस मुझे कंप्लीट दिया हुआ है ये 150 मीटर्स है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ बस एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो वो तो चलो बात की बात है। तो अगर मुझे डिस्टेंस 150 मीटर्स दे दिया 12 टाइम्स लेकर, तो बिल्डिंग की हाइट उसका हाफ हो जाएगी। तो बिल्डिंग की हाइट हमारा फर्स्ट पार्ट ही आंसर हो जाएगा, इससे पहले वाला विल बी 75 मीटर्स। तो हो सकता है ऑर्डर में फर्क हो, क्वेश्चन बनाने टाइम, लिखने टाइम, ये वाला क्वेश्चन पहले आता हो, उसके बाद ये क्वेश्चन आता हो, ठीक है। तो उसने लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बस, सेकंड में तो हमने कर दिया रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बस। हाइट ऑफ बस इज 12.5 एंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज 150। तो 125 इज टू 1500, तो ये 25 5 और 25 इंटू 25 पे करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बस। तो वो तो मैंने ठीक लिखा है 12.5, और अच्छा ये 150 में 75, तो माय बैड, तो अभी मैं कहूँ यहाँ से ये 75 आएगा, ठीक है। ये 750 हो गया। तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो 125 25 5 और ये 30, हाँ रेशियो आ गई 1:6। सो रेशियो ऑफ द बस, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बस एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 1:6। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन के एंड द टॉप ऑफ बस, तो ये निकालना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन के एंड टॉप ऑफ बस टू द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ बस एंड द बिल्डिंग। तो बड़े ध्यान से करना है इस चीज को हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीपीटी लगेगी हमारी, ध्यान रखना। देखो ये 25 दिया है, ये टोटल 150 दिया था, तो ये 125 है। तो जो रेशियो 25 और 125 की होगी वही रेशियो इन दोनों की होगी। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1:5। यहाँ पे बीपीटी लगानी है, उसने हमें टॉप ऑफ द फ्रॉम किजू टू टॉप ऑफ द बस, टॉप ऑफ द बस टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग कहा। तो वो चीज बहुत ध्यान से हमें निकालना है, हमें कंप्लीट साइड नहीं लेनी, हमें दो पार्ट्स लेने हैं, तो वो आ जाएंगे 1:5 का रेशियो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे में और हमारे पास क्या वर्कशीट है। तो ये पिछला वाला हम निकाल देते हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर एमसीक्यू शुरू हो गए। तो अब इसमें लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ जीरोस लाइन बिटवीन 2 एंड -2। तो 2 और -2 के बीच में अगर मैं चेक कर पा रही हूँ तो मेरे पास एक ये जीरो है, एक ये जीरो है, बस। तो 2 जीरोस है हमारे पास, हम बिल्कुल आंसर मार्क कर देंगे 2। A solid consists of a circular cylinder surmounted by a right circular cone। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज h, okay fine, height of the cone is h and total volume of the solid is 3 times volume of cone, okay। हाइट ऑफ द कोन इज h, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो ये हमने हाइट ऑफ द कोन h ली है, इसको मैं कैपिटल H ले लेती हूँ, रेडियस दोनों की सेम होगी r, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो अब से टोटल वॉल्यूम जो है मेरे पास आएगा पाई r स्क्वायर कैपिटल H प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h इज इक्वल टू कितना लिखा है 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन।
टोटल वॉल्यूम इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आ गया। तो यहाँ से मैं अगर कॉमन यहाँ से मैं सॉल्व करती हूँ 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, मैंने एलसीएम लिया है 9 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है तीनों में पहले ही निकाल दे, है ना, ज्यादा ही वो आ रहा है। तो मेरे पास बन कर आता है 3 कैपिटल एच प्लस एच इज इक्वल टू 9h, है ना। तो 3h इज इक्वल टू 8h, राइट, ये बनकर आया। तो अब उसने कहा है देन द हाइट ऑफ सिलेंडर, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन कहा था यहाँ पे, तो ये 1/3 लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, है ना। हाँ, तभी बात जम नहीं रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती, थोड़ी सी मैंने लिखने में गलती कर दी। जल्दी का काम देखो शैतान का होता है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। उसने लिखा है 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, और वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि मेरा आंसर कहीं नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई कि मैं आंसर तो 8/3 निकाल रही हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में। तो अपनी गलती चेक करनी है। तो इसने 1/3, क्योंकि 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का है तो 1/3 करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो जब मैं यहाँ पर एलसीएम लेती हूँ तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर तो हम कर चुके हैं, 3h प्लस एच, और यहाँ से 3h आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2h आ जाएगा, h विल बी 2/3 ऑफ स्मॉल h। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ से बी पार्ट। वेरी नाइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 2 क्वेश्चन ही रह गए इस पेपर में और फिर हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट होगा। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, लेट्स सी उसमें कौन से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने चाहिए। क्वेश्चन 26, तो 2/3 and -3 are zeros of quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, तो find the value of a and b। तो इसको दो तरह से करते हैं, या तो हम जीरोस पुट कर दें, क्योंकि अब हम 9th के नहीं 10th के बच्चे हैं, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ दैट आई कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस। तो -7/a, है ना, तो सम ऑफ जीरोस किया 2/3 प्लस -3, तो -7/a, इसको सॉल्व करते हैं, -7/3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। बिल्कुल ठीक है, देखो 3 में सिर्फ हमारे पास ये दो ऑप्शन है, तो b 6 -6। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट, तो b/a इज इक्वल टू 2/3 इंटू -3। तो ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 3, और यहाँ से ये -2 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -6। मेरा डी ऑप्शन आ जाएगा। आई प्रेफर दिस वे बिकॉज थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ये करना। सब हमने सम एंड प्रोडक्ट निकाला, अदरवाइज यू कैन पुट 2/3 इक्वल टू 0, -3 पुट करोगे x की जगह इक्वल टू 3 0, दो इक्वेशन ए और बी में आएगी, उससे सॉल्व कर सकते हो, परफेक्टली फाइन, पर ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। अब नेक्स्ट है कोन, टॉयज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन अगेन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7। टोटल हाइट ऑफ द टॉय दी हुई है 14.5, ये तो बहुत ही ज्यादा बार किया हुआ आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है। कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, टोटल हाइट हमारे पास आ गया 14.5। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, क्योंकि हमारी हेमिस्फीयर की हाइट हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, सो 2/3 पाई 7 क्यूब प्लस 1/3 पाई 7 स्क्वायर इंटू 7.5। चलिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसमें। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्यूब, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7.5। एक 7 ये गया, यहाँ से 7 स्क्वायर गया, यहाँ पे 7 स्क्वायर रह गया, 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2/3 यह बन जाता है 2/3 इंटू 22 इंटू 49, और यहाँ पर है, इसको भी मैं 1/3 ना कैंसिल करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि देखो मुझे यहाँ 7.5 और 3 दिख रहा है, डायरेक्टली नंबर्स को ऐड ही कर लेते हैं ना। तो 22 इंटू 7 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 3, तो ये मेरे पास हो रहा है 44 इंटू 49 प्लस 154 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 3। चलो इतनी तो कैलकुलेशंस हम कर ही सकते हैं ना। देखो यहाँ से 7.5 इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, कॉमन ले लो जैसे मर्जी करो, पर ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज इसको सॉल्व करो, और जो मेरे पास आंसर आया ना सॉल्व करने के बाद, वो आ रहा है ये। इतनी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के बाद ये जो सी पार्ट है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3311
बाय 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत हम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है तो उसके बैलेंस में दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत मिनिमम कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये वर्कशीट्स तो हम डे बाय डे कर रहे हैं। दिस इज माय 4th वर्कशीट। ऐसी और भी वर्कशीट्स हैं टिल 9th ऑफ मार्च, जो मैं कोशिश करूंगी शायद एक दिन में 2 वर्कशीट्स भी अपलोड करूं, राइट। तो जो ये वर्कशीट्स है ये तो करनी है, बट आई विल अगेन से अपनी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बिल्कुल मत छोड़ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं बहुत करवा रही हूँ, मैं इंडिविजुअल वीडियोस बहुत पोस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज टू हैव अ लुक। थैंक यू।